आज हम विकास दिव्यकीर्ति जी के साथ हुई एक काफी लंबी बातचीत का जायजा ले रहे हैं। हाँ, उनकी जिंदगी, नई पीढ़ी पर उनके विचार, तकनीक, समाज, बहुत कुछ है इसमें। बिल्कुल। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। ये बातचीत ना ये दिखाती है कि कैसे एक शिक्षक मतलब एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल की सोच कैसे बदलती है। सार्वजनिक जीवन के दबाव, फिर ये तकनीकी बदलाव और हाँ, पीढ़ियों के बीच बदलते मूल्य, इन सब से वो कैसे जूझते हैं। सही कहा। तो सबसे पहले क्या आता है? प्रसिद्धि, है ना? उसका दबाव। हाँ। वही दिव्यकीर्ति जी मानते हैं कि ये सेलिब्रिटी स्टेटस मिलना अच्छा तो लगता है, पर प्राइवेसी चली जाती है। बिल्कुल। और एक दबाव रहता है हमेशा कि भाई जैसा लोग देखना चाहते हैं वैसा ही दिखो। उन्होंने कहा भी, जब किसी व्यक्ति की छवि उसके व्यक्तित्व से बड़ी हो जाए तो बहुत दबाव रहता है। और ट्रोलिंग, उसका क्या? ट्रोलिंग पर अब वो कहते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, कहते हैं चिकना घड़ा बन गए, अब उतना असर नहीं होता। दिलचस्प है। अच्छा, विवादों को कैसे संभाला उन्होंने? वो सीताजी वाला मामला था। हाँ, वो जरूरी है। देखिए, उस मामले में वो क्लासरूम के संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट और जो प्रमाण थे उन पर टिके रहे। लेकिन साथ ये भी माना कि हाँ भाई, बिना संदर्भ के क्लिप देखकर किसी को भी बुरा लग सकता है, तो इसलिए माफी मांगी। और वो कोचिंग वाला विवाद, उसमें भी देखिए सीधे तौर पर शायद उनकी गलती नहीं थी, पर देरी से बोलने के लिए उन्होंने माफी मांगी। मतलब संवाद और संदर्भ कितना जरूरी है ये साफ दिखता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात, वो सोशल मीडिया से दूरी। हाँ, ये तो काफी हैरान करने वाला है। आज के जमाने में ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते, फेसबुक तो सालों पहले छोड़ दिया। वजह? कहते हैं टाइम बहुत खराब हो जाता है। सीरियस सी बात है। सही बात है। वो कहते हैं कि उस समय में वो पढ़ना या कुछ और करना ज्यादा पसंद करते हैं। और इंस्टाग्राम, वो तो है शायद। हाँ, पर वो भी टीम संभालती है। वो भी इसलिए कि नकली अकाउंट बहुत बन जाते हैं तो उनको बंद करवाना पड़ता है। समझ गई। अच्छा, फिर बातचीत पीढ़ियों की तुलना पर आती है। हाँ, और यहाँ वो मजाक में कहते हैं कि हर पीढ़ी को लगता है उनका बचपन बेहतर था। कहते हैं ये सठियाने का लक्षण है। लेकिन फिर वो गंभीर होकर कहते हैं, और ये जरूरी है कि नई पीढ़ी हमसे कई मामलों में बहुत स्मार्ट है। कई मामलों में जैसे? तकनीक में तो है ही, वो तो साफ है। लेकिन वो कहते हैं लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर वो ज्यादा सहज हैं। मूल्यों के लिहाज से। हाँ, मूल्यों के हिसाब से भी। वो मानते हैं कि नई पीढ़ी कम सांप्रदायिक है, कम जातिवादी, कम नस्लवादी है। इसका कोई उदाहरण दिया उन्होंने? हाँ, एक मजेदार उदाहरण दिया कि आजकल बच्चे कैरम या चेस खेलते हुए ये पूछ लेते हैं कि सफेद मोहरे ही पहले क्यों चलते हैं। कहते हैं ये तो रेसिज्म है। अरे वाह, ये तो बड़ी बारीक नजर है। बिल्कुल। लेकिन फिर तकनीक को लेकर कुछ चिंताएं भी तो होंगी। स्मार्ट डिवाइस हमें डम तो नहीं बना रहे? हाँ, ये सवाल उठाया उन्होंने। जैसे बच्चे आजकल ओटीपी भी याद नहीं रखते हैं। तो इस पर क्या कहा उन्होंने? क्या हम वाकई अपनी याददाश्त खो रहे हैं? उनका जवाब थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि दिमाग जो है ना, वो जरूरी जानकारी को प्राथमिकता देता है। मतलब शायद ओटीपी बच्चों के लिए उतनी जरूरी जानकारी नहीं है, तो दिमाग अपनी बैंडविड्थ क्यों खर्च करे उस पर, वो बचा रहा है। अच्छा, ये तो अलग नजरिया है। हाँ, वो कहते हैं याददाश्त की कसौटी ही बदल गई है। पहले शायद पहाड़े याद करना जरूरी था, आज शायद दुनिया का नक्शा याद रखना ज्यादा जरूरी है। सही बात है, प्रासंगिकता बदल गई है। बिल्कुल। और फिर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर क्या विचार है? एआई को लेकर तो वो खासे उत्साहित हैं। डरने की बजाय वो कहते हैं इसे लपक लो। लपक लो मतलब उसका इस्तेमाल करो। वो खुद चैट जीपीटी, ग्रॉक जैसे एआई टूल्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए किताबें समराइज करने के लिए, रिसर्च के लिए, यहाँ तक कि बच्चों को कहानी सुनाने के लिए भी। अरे, ये तो गजब है। हाँ, और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि किताबें पढ़ने की जरूरत अब लगभग खत्म हो गई है। ओह, ये तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। तो ये शायद दिखाता है कि वो जानकारी तक पहुंच को ज्यादा महत्व दे रहे हैं पारंपरिक पढ़ाई के मुकाबले। पर हाँ, सवाल तो उठता है कि इससे आलोचनात्मक सोच का क्या होगा। सही है। और एआई का भविष्य को लेकर वो बहुत आशावादी हैं, खासकर मेडिसिन में। कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ मिलकर दवाएं बनाने, पर्सनलाइज्ड इलाज में क्रांति आ सकती है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, चुनौतियों से भी वाकिफ हैं। नौकरियों का जाना, एआई से होने वाले स्कैम्स। उन्होंने खुद का एक एआई वीडियो बनवाकर देखा भी है कैसा बनता है। अच्छा। हाँ, और ये भी कि भारत इस दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाए। और शिक्षा में एआई, रोबोट टीचर्स? हाँ, उसकी संभावना भी देखते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर। हालांकि वो मानते हैं कि वो इमोशनल टच, वो मानवीय जुड़ाव, उसका क्या होगा, ये एक सवाल रहेगा। वो तो हमेशा रहेगा। अच्छा, उनके निजी जिंदगी के बारे में कुछ? हाँ, उन्होंने बताया कि ओशो का उन पे काफी प्रभाव रहा, जिसने उन्हें एकेडमिक रूप से मतलब इंटेलेक्चुअली जिज्ञासु बनाया। और आजकल? अब वो ध्यान प्राणायाम भी करने लगे और विपासना करने की भी इच्छा रखते हैं। अच्छा,
पेरेंटिंग पर उनकी क्या विचार है? उनकी फिलॉसफी थोड़ी अलग है, वो इसे लाइट हाउस पेरेंटिंग कहते हैं। लाइट हाउस पेरेंटिंग वो क्या होता है? मतलब रास्ता दिखाना, जैसे लाइट हाउस दिखाता है, पर थोपना नहीं कुछ भी। इंटरेस्टिंग। और बच्चों को सम्मान सिखाना बहुत जरूरी मानते हैं। जैसे उनके घर में बच्चे स्टाफ के पैर छूते हैं, और बच्चों की शरारतों को शरारत ही समझना, ज्यादा बड़ी बात नहीं बनाना। और वो स्ट्रगल वाली बात? हाँ, वो ये भी सोचते हैं कि शायद आजकल बच्चों को संघर्ष का उतना मौका नहीं मिलता, तो शायद उनमें वो लड़ने की, जूझने की क्षमता थोड़ी कम हो गई है। ये भी एक सोचने वाली बात है। अच्छा, युवा आत्महत्याओं पर भी बात हुई, ये आजकल बहुत बढ़ रहा है। हाँ हुई। वो इसे एक सामाजिक परिघटना मानते हैं, दुर्गीम का जिक्र करते हुए। कारण क्या मानते हैं? वही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया का लगातार दबाव, और शायद मुश्किलों से निपटने के जो कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं उनकी कमी। ज्योतिष के बारे में क्या राय है उनकी? ज्योतिष पर उनका नजरिया बड़ा दिलचस्प है, अज्ञेयवादी, एग्नोस्टिक। मतलब? न मानते हैं न नहीं मानते। बिल्कुल। न पूरी आस्था न पूरा खंडन। वो वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी पर सवाल उठाते हैं, पर मानते हैं कि कुछ व्यक्तिगत अनुभव सटीक भी रहे हैं। तो फिर वो इसे क्या समझते हैं? वो इसे कुछ जादू या मेंटलिज्म जैसा मानते हैं। कहते हैं उन्होंने इसके कुछ ट्रिक्स सीखे भी हैं। अच्छा, और आखिर में जाति जनगणना, इस पर क्या स्टैंड है? समाज की सच्चाई जानने के लिए, सही नीतियां बनाने के लिए डेटा जरूरी है। आंकड़ों से डरना क्यों? इससे आरक्षण को लेकर भी कुछ मदद मिलेगी? हाँ, उनका मानना है कि इससे आरक्षण को और ज्यादा तर्कसंगत और ज्यादा रैशनल बनाने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये बातचीत एक व्यक्ति के जीवन के कई आयामों को छूती है। हाँ, प्रसिद्धि के दबाव से लेकर एआई के भविष्य तक, निजी विश्वासों से लेकर बड़े सामाजिक मुद्दों तक, सब कुछ है इसमें। और अंत में शायद एक सवाल छोड़ जाती है हमारे लिए। क्या सवाल? यही कि ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो हमें अपनी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने और नई तकनीकों, नए विचारों को खुले दिमाग से अपनाने के लिए कितना तैयार होना होगा। बिल्कुल, भले ही इसमें चुनौतियां क्यों ना हो, दिव्यकीर्ति जी का सफर शायद यही दिखाता है। सही कहा।